हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं ऋचा शर्मा हूं और रोज हम मिलते हैं एक्सेप्ट संडे फॉर योर डेली सीए सेशन। नया हफ्ता हो चुका है शुरू, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स को। 7th ऑफ एंड 8th ऑफ जुलाई के हम करंट अफेयर्स आज कवर करेंगे। कल संडे था तो कल डेली सीए सेशन नहीं आता है ना। कल आपका वीकली सीए सेशन आना था पर पायल मैम कुड नॉट टेक इट बिकॉज ऑफ सम हेल्थ कंसर्न्स। वो सेशन आपका कल होगा, आज भी नहीं होगा, कल होगा। कल आपका वीकली एंड बैंकिंग करंट अफेयर का सेशन जो आता है पर्टिकुलरली बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, वो आ चुका था। नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। 6 मंथली करंट अफेयर सीरीज भी आपकी चल रही है, उसमें 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर लेंगे, राइट। चलिए, सो तिथि देखने से शुरू करेंगे बिकॉज तिथि से काफी सारे बच्चे हमें लिख रहे हैं कि क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम के अंदर। सो ये कंटिन्यू रखिए, मैम बता दिया कीजिए। तो चलिए, आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष कौन सा पक्ष होता है? जब चांद धीरे धीरे बड़ा होता है, यानी ये ब्राइटर फोर्टनाइट होती है। और इसकी आज तृतीया है। और शुक्ल आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को, यानी कल संडे जो था ना, काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजों की शुरुआत होती है। वो आज के हम सीए के अंदर देखने वाले हैं। फिर आज हम गैलेंट्री अवार्ड जो दिए थे प्रेसिडेंट साहिबा ने, वो भी देखेंगे। उसके अलावा भी काफी सारी न्यूज हैं जो हमें कवर करनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले जो भी बच्चे वेट कर रहे थे मंथली मैगजीन कब आएगी या सवाल ई बुक कब आएगी जून की, तो दोनों अब आपके लिए लॉन्च कर दी गई हैं। आप मंथली मैगजीन जून की, जिसमें सारी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज विथ स्टैटिक पॉइंट्स आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे, और सवाल ई बुक जिसमें आपको 200 से ज्यादा एमसीक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। ये दोनों आप कहाँ से जाके ले सकते हो? parchamclasses.in याद रखिएगा। और अगर आपके पास में सब्सक्रिप्शन है, सवाल ई बुक का अलग सब्सक्रिप्शन आता है, अगर वो है तो आपके में ऐड हो जाएगा। और मंथली करंट अफेयर मैगजीन आपकी सीए सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाती है, पीडीएफ बैंक में ऐड हो जाती है। वो ले रखा होगा तो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज हेल्पलाइन नंबर्स एंड व्हाट्सएप। और अगर आपने कुछ परचेज किया है और कोई भी समस्या आ रही है, प्लीज डू नॉट राइट एनीवेयर एल्स। आप parchamclasses06@gmail.com पे मेल किया कीजिए पेमेंट रिसीट के साथ। टीम आपको सपोर्ट करेगी, बट ये ही जगह होनी चाहिए जहां आप लिखो, जल्दी रेजोल्यूशन यही मिलेगा। आज एक इंपॉर्टेंट डे भी पड़ रहा है एंड दैट इज किश्वाहिली लैंग्वेज डे। किश्वाहिली लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? अफ्रीकन रीजन्स के अंदर बोली जाती है। और वर्ल्ड किश्वाहिली लैंग्वेज डे क्यों मनाया जाता है 7th ऑफ जुलाई को? क्योंकि इसी दिन 2021 के अंदर यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब किश्वाहिली लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाएगा हर साल। किश्वाहिली लैंग्वेज पहली अफ्रीकन लैंग्वेज बनी जिसको कि यूनाइटेड नेशन में इस लेवल का दर्जा दिया गया कि उसके लिए एक डे डेडिकेट किया गया हो, राइट। तो अफ्रीकन नेशन की किसी एक भाषा को यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्निशन मिलना या फिर उसका सेलिब्रेशन के लिए एक डे डेजिग्नेट किया जाना एक बड़ी बात थी, राइट। और व्हाट एल्स, इसकी थीम क्या है इस बार की? किश्वाहिली एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ पीस, राइट। चलिए, फिर हम कुछ एक जो मैं आपको बोल रही थी कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को क्या आता है वो मैं बताऊंगी, तो वो पढ़ें। उससे पहले ये वाली न्यूज हम लेते हैं कि प्रेसिडेंट साहिबा ने कॉन्फर किए गैलेंट्री अवार्ड्स पीस टाइम के लिए जो दिए जाते हैं। कितने लोगों को दिए गए और ये अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं, ये सब हमको देखना है। तो करंट एंगल से और स्टैटिक एंगल से, दोनों से ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू जी ने गिव अवे किए गैलेंट्री अवार्ड्स एट राष्ट्रपति भवन। गैलेंट्री यानी वीरता के लिए। गैलेंट्री अवार्ड्स 2 कैटेगरी में आते हैं, एक होते हैं वॉर टाइम, एक होते हैं पीस टाइम। जब देश जंग से गुजर रहा है, वॉर सिचुएशन से गुजर रहा हो, तो अगर आपने वीरता का प्रदर्शन किया है, या फिर पीस टाइम है लेकिन आपकी मुठभेड़ हो गई, टेररिस्ट से हो गई, या फिर किसी को बचाते हुए आपने जान गंवा दी, उस केस में जब आप वीरता या गैलेंट्री का प्रदर्शन करते हो तो ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 2 कैटेगरीज होती हैं। इस बार जो अवार्ड दिए गए वो गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर नॉन वॉर सिचुएशन, पीस टाइम सिचुएशन के लिए दिए गए, ठीक है। सो 10 कीर्ति चक्र दिए गए। कितने? 10 कीर्ति चक्र, 10 कीर्ति चक्र, जिसमें 7 पॉस्थ्यूमसली दिए गए, यानी व्यक्ति वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, मार्टे हो चुके हैं और उनके बाद उनको दिया जा रहा है। और 26 शौर्य चक्र दिए गए। कितने शौर्य चक्र? 26 शौर्य चक्र दिए गए, जिसमें भी 7 पॉस्थ्यूमस कैटेगरी के थे। कीर्ति चक्र इंडिया का 2nd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, और उसके बाद आता है शौर्य चक्र, 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अब आगे कुछ भी बात करें उससे पहले अवार्ड आपको पता होने चाहिए। गैलेंट्री अवार्ड की अगर हम बात करें भारत में, तो 2 मेजर कैटेगरी मैंने आपको बताई।
एक वॉर टाइम में जो दिए जाएंगे, एक पीस टाइम में जो दिए जाएंगे। वॉर टाइम सिचुएशन में सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है? परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। इन्हीं तीनों कैटेगरी को जब आप वॉर टाइम सिचुएशन से हटा के पीस टाइम सिचुएशन में डाल दो तो कौन से अवार्ड बनते हैं? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो परमवीर चक्र और अशोक चक्र दोनों सेम ही है, बस ये वॉर टाइम में पीस टाइम में है। महावीर चक्र और कीर्ति चक्र सेम ही है, लेकिन ये वॉर टाइम में पीस टाइम में है। वीर चक्र और शौर्य चक्र सेम है, लेकिन वॉर टाइम पीस टाइम के हैं। ठीक है जी। और अगर आप इनकी क्रोनोलॉजी पे जाओगे तो अभी मैं वो भी आपको बता दूंगी। तो कीर्ति चक्र की अगर हम बात करें, क्या किनको दिया जाता है? क्या आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, किसको दिया जाएगा? आर्म्ड फोर्सेस में कोई भी हो, सिविलियन भी हो सकता है, सिविलियन भी हो सकता है। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो होती हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गई, असम राइफल्स हो गई, इनको भी दिया जाता है। सो इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, जो कि करेज और जो आपने सेल्फ सैक्रिफाइस किया है, बहादुरी दिखाई है विदाउट वॉर वाली सिचुएशन में, सिविलियन को और मिलिट्री पर्सनल को दिया जा सकता है। ठीक है, पॉस्ट्यूमसली भी दिया जा सकता है, और ये पीस टाइम इक्विवेलेंट है महावीर चक्र का। ठीक है, सो कीर्ति और महावीर चक्र पैरेलल है। शौर्य चक्र अगेन सेम चीजें हैं, सिविलियन को, मिलिट्री पर्सनल को दिया जा सकता है, पॉस्ट्यूमसली भी दिया जा सकता है। अब इससे पहले ये वाली चीज देख लीजिए कि अगर आप क्रोनोलॉजी की बात करो कि हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन छयों में से कैसे आएंगे, तो इस तरह से चीज चलेगी। सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कभी पूछा जाए, वॉर टाइम पीस टाइम नहीं लिखा हो, तो परमवीर चक्र होगा, फिर अशोक चक्र की बारी आएगी, फिर महावीर, फिर कीर्ति, फिर वीर और फिर शौर्य चक्र। यानी अगर आप इनकी रैंकिंग देखो तो सबसे ऊंचा ये सेकंड नंबर पे ये आता है। ओके, ये मतलब अशोक चक्र आएगा, फिर महावीर चक्र का नंबर आएगा, फिर कीर्ति चक्र का नंबर आएगा, फिर वीर और फिर शौर्य चक्र का नंबर आएगा। ठीक है, और इन अवार्ड्स को साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे। अब चलिए, ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स, इनकी शुरुआत कब, कहाँ, कैसे हुई, तो थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग देख लेते हैं। फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड जो कि भारत सरकार ने अनाउंस किए थे वो कौन से थे? तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये पहले 3 थे जो अनाउंस किए थे सरकार ने। कब किए थे? 26 जनवरी 1950 में। ओके, इस दिन तो अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन इनके लिए जो कंसिडर किए जाएंगे व्यक्ति जिनको ये दिया जाएगा, वो 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी व्यक्ति इस कैटेगरी में आएंगे उनको अवार्ड कंसिडर किया गया। 1952 यानी 2 साल बाद 3 और गैलेंट्री अवार्ड ऐड किए गए। इनका पहले नाम क्या दिया गया? अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। ध्यान रखिएगा, तो पहले इनको ये नाम दिया गया, लेकिन फिर 1967 में, कब? 1967 में, ऑलमोस्ट 15 साल बाद की हम बात कर रहे हैं, इन अवार्ड्स का रीनेमिंग किया गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के तौर पे। ठीक है, और इनका भी कंसिडरेशन जो था वो 1947 15 अगस्त के बाद से ही किया गया। जिन जिन लोगों को अवार्ड दिए जाने 15 अगस्त 1947 ऑनवर्ड्स ही इंक्लूड किया जाएगा। ये कहानी समझ में आ गई पूरी? ठीक है, ये हमने देख ही लिया। चलिए, अब जो मैं आपको कह रही थी कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी सेकंड डे जो होता है, तब कौन से पर्व शुरू होते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट? तो एक होता है आषाढ़ी बीज। आषाढ़ी बीज उत्सव या आषाढ़ी बीज कच्छ रीजन में न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि सऊदी अरेबिया के अंदर मुहर्रम महीने की शुरुआत यानी इस्लामिक न्यू ईयर की शुरुआत हो रही है, वहीं उसी टाइम पे कच्छ रीजन के अंदर नया साल शुरू हो रहा है आषाढ़ी बीज के तौर पे, द कच्छी न्यू ईयर। दोनों एसोसिएट करके याद कर सकते हो। सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़, शुक्ल पक्ष यानी द ब्राइटर फोर्थ नाइट ऑफ आषाढ़ मंथ, राइट। चलिए, मैंने पहले भी एक बार ऑल्दो आपसे पूछा है, चलो अब नहीं पूछती हूँ। आषाढ़ महीना कौन सा महीना है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, 4th महीना होता है। इस टाइम कच्छ रीजन में बारिश की शुरुआत होती है गुजरात में, और इसी टाइम फिर आप हवा के मॉइस्चर वगैरह से अंदाजा लगाते हो कि इस बार फसल कैसी होगी, और बीज बोए जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज आषाढ़ी बीज, कच्छ का न्यू ईयर। और इसी टाइम जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा की भी शुरुआत होती है, वर्ल्ड फेमस जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। सो रथ यात्रा इन पुरी हिंदू फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, इनकी पूरी एक यात्रा निकाली जाती है। एक दिन की यात्रा होती है जो जाती है कहाँ पे? तो ये जाती है गुंडीचा माता मंदिर तक, और फिर वहाँ पे हफ्ते 8 दिन तक रुकने के बाद फिर वापस लौट करके आते हैं, और उसको बहुधा यात्रा है, रिटर्निंग चैरियट यात्रा कहा जाता है। और ये हर साल ये जर्नी होती है। लेकिन इस साल क्या खास बात है? देखिए, इस बार की खास बात यह है कि
53 ईयर्स बाद, आफ्टर 1971, 53 ईयर्स बाद ऐसे नक्षत्रों की स्थिति बैठी है कि ये जो यात्रा एक दिन की हुआ करती है, जगन्नाथपुरी मंदिर से निकल के गुंडीचा माता मंदिर जाने की एक दिन की होती है, इस बार ये 2 दिन की यात्रा रहेगी। ठीक है, क्योंकि नक्षत्र और जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी स्थिति इस तरह से बनी है। अच्छा, अब ये यात्रा कब शुरू होती है? ये जो यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथपुरी मंदिर से कब शुरू होती है? 2nd डे ऑफ ओडिया मंथ ऑफ आषाढ़ शुक्ल तिथि, वही जो हम बात कर रहे हैं, आषाढ़ शुक्ल के दूसरे दिन। ओके, ब्राइट फोर्टनाइट को गुंडीचा माता मंदिर जाती है, वहां पे रुकती है और फिर 8 दिन बाद रिटर्न होती है। जो चैरियट, अब इसमें रथ यात्रा होती है, 3 रथ होते हैं और रथों के जो पहिए होते हैं वो किससे बने, कौन सी लकड़ी से बने हुए होते हैं? फांसी ट्री के जो लॉग्स होते हैं। कौन सी ट्री? फांसी ट्री, राइट। ये जो फेस्टिवल है, ये जो पूरी यात्रा निकलती है, ये कब से डेट बैक की जाती है, यानी कब से चली आ रही है ये प्रथा? तो ये 12th सेंचुरी से चली आ रही है। जगन्नाथ भगवान जी का जो मंदिर था, किंग अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने बनवाया था, वापस से दोबारा जो बनवाया था, जो ओरिजिनल मेन मंदिर है वो इससे पहले किसी राजा ने बनवाया था। बताइएगा वो किसने बनवाया था? ये इन्होंने बाद में बनवाया और एक्सटेंशन बनवाया है, एक तरह से आप बोल सकते हो रिनोवेशन हुआ है और एक्सटेंशन हुआ है, लेकिन इनसे पहले भी मेन मंदिर किसी ने बनवाया था, ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं। तो वो किसने बनवाया था वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है जी, तो 12th सेंचुरी से ये यात्रा चली आ रही है। अब ये जो आपको एक पिक्चर दिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम के अंदर जगन्नाथपुरी यात्रा से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं और डेप्थ में जा करके बनते हैं, कि जैसे कि इनके चैरियट के कलर, जगन्नाथपुरी के अंदर जो नंदी घोष है वो किसका रथ है, या फिर ताल ध्वज किसका रथ है, और कलर उनके रथ के क्या होते हैं, तो सब हम यहाँ से देखेंगे। 3 रथ इसमें निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को बोला जाता है नंदी घोष। ओके, सुभद्रा जी के रथ को दर्पदलन, बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज। अब पहिए भी अलग हैं, 16, 12, 14, 16, 12, 14। तो आप ऐसे याद रखिएगा, नंदी घोष, फिर ताल ध्वज और फिर दर्पदलन, बिकॉज ये हाईएस्ट होगा, 2nd हाईएस्ट और फिर ये 3rd हाईएस्ट। दिस इज हाउ इट विल गो। कलर ध्यान दीजिए, रेड एंड येलो आपको जगन्नाथ जी का देखने को मिलेगा, देन रेड एंड ग्रीन आपको बलभद्र जी का, एंड रेड एंड ब्लैक आपको देखने को मिलेगा सुभद्रा जी का। सो ये सारी डिटेल है, थोड़ी थोड़ी आपको देखनी पड़ेगी। सबसे बड़ा रथ भगवान जगन्नाथ जी का, उससे छोटा बलभद्र जी का, उनसे थोड़ा सा छोटा सुभद्रा जी का, राइट। चलिए, देन मंदिर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर जो है उसको क्या कहा जाता है? व्हाइट पगोडा कहा जाता है, व्हाइट पगोडा। यहीं पे मुझे बता दो, ब्लैक पगोडा मंदिर किसको कहा जाता है? विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा, राइट, डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और जो भारत में 4 धाम यात्रा होती है उनमें एक पुरी जगन्नाथ मंदिर भी है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं। 4 दिशाओं में 4 मंदिर, उनमें पुरी भी आते हैं। देन कलिंग आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है और इसको यमनीक तीर्थ भी कहा जाता है। रमणीक नहीं है, सुंदर नहीं, यमनीक तीर्थ भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे यम अपनी पावर लूज कर देते हैं, यानी यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर यम का इतना काम नहीं चलता जगन्नाथपुरी जी की नगरी के अंदर। यम भगवान किसके? मौत के देवता। हाँ, चलिए अब आगे बढ़े। उससे पहले जो भी बच्चे अभी एसएससी एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, जुट चुके हैं, उनको मैं बता दूं कि एसएससी जनरल अवेयरनेस की पूरी तैयारी आप अपनी परचम से कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर पूरी आप परचम से तैयार कर रहे हो और कर सकते हो डेफिनेटली रिलाई करके, इसी तरह से जनरल अवेयरनेस पूरी आप परचम पे रिलाई करके तैयार कर सकते हो। परचम ऐप पे जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, ये जीए का टारगेट 2024 कोर्स एसएससी के लिए बनाया गया है, सीजीएल टियर 2 तक के लिए, लेकिन कोई भी वनडे एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो भी इसको रेफर कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके सब कुछ मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर स्पेशली डिजाइन फॉर यू, ताकि कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, मॉक टेस्ट हैं, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। स्टैटिक जीके जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। कोई भी वनडे एग्जामिनेशन आप उठा लो, कोई भी स्टेट एग्जाम उठा लो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। वो सब निमोनिक्स से मैंने लिए हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू चैप्टर्स जहाँ निमोनिक्स की नीड नहीं है, बाकी सब कुछ निमोनिक्स से मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। टेस्ट सीरीज आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, बिकॉज जनरली अवेलेबल टेस्ट सीरीज जो होती हैं वो इतनी अपडेटेड और एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड नहीं होती हैं। जो आपको 20,000 क्वेश्चन, 30,000 क्वेश्चन देते हैं, फिर वो नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना देते हैं जिसमें आप उलझ के रह जाते हो। तो वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड 5500 क्वेश्चंस दिए गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। सेक्शनल टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं और एग्जाम पैटर्न बेस्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को ही क्वेश्चन फॉर्म में डाला गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। सो डू मेक यूज ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, काफी अच्छी आपके लिए रहेगी। चलिए जी आगे बढ़ेंगे।
अगली खबर अब आ रही है एनसीपीसीआर से रिलेटेड। क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट ने डिक्लेयर किया है माइका माइंस जो है झारखंड की, उनको चाइल्ड लेबर फ्री। यानी कि झारखंड में जो माइका माइंस चल रही हैं, माइका जिसको हम अभ्रक कहते हैं, अभ्रक की जो खदानें हैं उनमें अब चाइल्ड लेबर बंद हो चुका है, चाइल्ड लेबर फ्री हो चुकी है। थोड़ा समय पहले तक यहाँ 20,000 बच्चे 14 ईयर्स से लेस एज के, ठीक है, 14 ईयर्स से लेस एज ग्रुप के जो बच्चे थे वो यहाँ 20,000 की संख्या में काम करते थे, और अब वो बिल्कुल जीरो हो गए हैं। और ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज एक इनिशिएटिव चल रहा था, चाइल्ड लेबर फ्री माइका कैंपेन। कौन चला रहा था? बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कैलाश सत्यार्थी जी की। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। कौन से साल में जीता और क्यों जीता? ठीक है, कौन सी कैटेगरी में? ईयर एंड कैटेगरी बता दीजिए मुझे। ईयर एंड कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइज ऑफ कैलाश सत्यार्थी जी। ठीक है, तो इनका एक एनजीओ है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बचपन बचाओ आंदोलन, उसका एक कैंपेन चल रहा है, चाइल्ड लेबर फ्री माइका कैंपेन, जिसके साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल कम्युनिटीज भी जुड़ी हुई हैं। 2025 तक ये कैंपेन चलेगा, और जितने भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, माइनिंग के अंदर नहीं इन्वॉल्व कर सकते आप उनको, बिकॉज डेंजरस ऑक्यूपेशन है, और डेंजरस ऑक्यूपेशन में आप 14 साल से कम साल के बच्चों को नहीं डाल सकते हो, तो उनको इनसे बाहर निकालने का काम किया गया है। अब एनसीपीसीआर के बारे में देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आया 2007 में। ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और इसको बनाया गया प्रोविजंस ऑफ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में। बिल्कुल जल्दी से आप मुझे बताएंगे इस मिनिस्ट्री को कौन सी मिनिस्टर हैंडल कर रही हैं? महिला हैं। हमारे पूरे यूनियन कैबिनेट के अंदर 2 महिलाएं हैं, जिनमें से एक निर्मला सीतारमन है, फिनांस और कॉरपोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको देख रही हैं। उसके अलावा दूसरी जो महिला है उनका आप नाम बता दीजिए। तो अब ये जो हमारी कमीशन है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लगे बच्चे उसके तहत पढ़ाई लें, उनको बेनिफिट मिले, ये भी देखती है, और पॉक्सो जो है कि उन बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए, ये भी देखने का काम करती है। अच्छा, अब इस एनसीपीसीआर के तहत बच्चे की डेफिनेशन क्या है? बच्चे की डेफिनेशन एनीबडी अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 का नहीं हुआ है। ठीक है, चाइल्ड लेबर के केस में अगर आप देखोगे, उस एक्ट के तहत देखोगे, तो अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज को माना जाता है। अब एनसीपीसीआर के अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 2 महिलाओं का होना जरूरी है। और चेयरपर्सन कौन है इसके? प्रियंक कनूंगो। अब हम आते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये सब मैं स्टैटिक बता रही हूं आपको, ठीक है, न्यूज उतनी सी ही थी, लेकिन आप स्टैटिक एंगल देख लीजिए, बिकॉज एग्जाम के अंदर स्टैटिक जो रिलेटेड न्यूज है वहां से पूछा जाता है। सो इसके तहत चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? एनीवन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज एज 14th ईयर ऑफ एज। ठीक है, 14 साल पूरे नहीं हुए हैं, वो चाइल्ड लेबर के अंदर चाइल्ड की तरह से कैटेगराइज किया जाता है। और ऐसे में इन बच्चों को 18 ऑक्यूपेशंस और 65 प्रोसेसेस हैं, जो कि सेक्शन 3 के पार्ट ए और बी ऑफ शेड्यूल में मेंशन किए हुए हैं इस एक्ट के, उनमें आप ऑक्यूपेशन में नहीं लगा सकते। ये वो सारे ऑक्यूपेशन हैं जो कि हैजार्डस हैं, जो कि जोखिम भरे काम है, उनमें आप इन बच्चों को नहीं लगा सकते हो। खदानें या माइंस उनमें से एक है, राइट। और इसको लागू करने का, इस चाइल्ड लेबर एक्ट को लागू करने का जो फाइनल ओनस होता है, जो जिम्मेदारी है, वो किसके ऊपर है? स्टेट सरकारों के ऊपर है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। ठीक है जी, क्लियर है। अब क्योंकि हमने माइका की खदानों की बात की है, चलिए थोड़ा माइका पे भी डिस्कशन करते हैं, अभ्रक पे डिस्कशन करते हैं। पूरे दुनिया भर में अभ्रक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है? माइका का चाइना के अंदर होता है, राइट। ये प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लेकिन एक्सपोर्टर की बात करें, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ माइका कौन है दुनिया में? इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। प्रोडक्शन में हम 8th लार्जेस्ट आते हैं, यानी हम खुद ज्यादा कंज्यूम नहीं करते, हम एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा इसको कर रहे हैं। इंडिया में अगर किसी स्टेट की बात करें जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का, तो आंध्र प्रदेश है, फॉलोड बाय राजस्थान, राइट। बड़ा सुंदर सा दिखता है माइका, बड़ा चमचमाता हुआ सा, है ना। चलिए, और एक्सपोर्ट क्यों किया जाता है? यूजुअली बीचेस वगैरह पे बहुत डाला जाता है, ग्लास के बनाने के काम में बहुत लिया जाता है। सो
चलिए अगली खबर आ रही है FSSAI से। FSSAI अभी बहुत एक्टिव हो रखा है, हर तरह से कंज्यूमर को क्वालिटी फूड आइटम्स मिलें इसकी जिम्मेदारी उठा रहा है, उनकी हेल्थ ठीक रहे, जो भी वो कंज्यूम कर रहे हैं जागरूक बन के कंज्यूम करें, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कदम ले रहा है। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। क्या प्रपोजल है? वो प्रपोजल बोलता है कि जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना, कि इस पर्टिकुलर खाने में वो चिप्स हों, ड्रिंक्स हों, कुछ भी आप पैकेटेड फूड ले रहे हो, तो इसमें शुगर कितना है, सॉल्ट कितना है और सैचुरेटेड फैट कितना है, इसकी इंफॉर्मेशन बोल्ड लेटर्स में बड़ी बड़ी दिखनी चाहिए, ये नहीं इतनी छोटी सी ढूंढनी पड़ रही हो, राइट। सो बोल्ड लेटर्स में ये इंफॉर्मेशन आपको फूड आइटम्स के ऊपर लगानी पड़ेगी, इसका अप्रूवल दे दिया है। अब ये पब्लिक डोमेन में डालेंगे कि आपको अगर इसमें कोई अपने इनपुट्स देने तो आप दे दीजिए, वरना फिर इसको लीगल कर दिया जाएगा। सो FSSAI ने अमेंड किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 को, किनकी चेयरमैनशिप में ये अप्रूवल आया? अपूर्व चंद्रा जी की चेयरमैनशिप में आया, जो कि चेयरपर्सन है FSSAI के। और इससे क्या होगा भाई? एक तो कंज्यूमर्स जागरूक हो पाएंगे कि हम जो भी खा रहे हैं उसमें शुगर कितनी है, सॉल्ट कितना है और सैचुरेटेड फैट कितना है, बिकॉज ये सब आपके कोलेस्ट्रॉल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक से दूसरे में फैलती हैं, जैसे कि आप बोल दीजिए इन्फ्लुएंजा हो गया, जैसे कि आप बोल दीजिए TB हो गई, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एक से दूसरे में नहीं फैलती, लेकिन बहुत बड़ा मेजर चंक रखती है बीमारी का, जैसे डायबिटीज, जैसे कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, वो सबसे बचने में थोड़ा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही है पब्लिक परी आर्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, परी, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? परी। परी हूं मैं, तो ये वो परी हैं, और परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। सो अब ये क्यों है, कहाँ है, क्यों चालू किया गया है, किसने चालू किया है, क्या खास बात है भाई इसकी, देख लेते हैं। देखिए अभी हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, आई थिंक अ कपल ऑफ डेज बैक ओनली, कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है 46th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग। सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है। क्या है ये? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की जाती है ना, तो इन मीटिंग्स में ही डिसाइड किया जाता है किसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाएगा। तो 46th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है, दिल्ली के अंदर होस्ट कर रहा है। और कब? 21 से 31 ऑफ जुलाई को हम होस्ट करेंगे। उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट परी। क्यों? ताकि जो दिल्ली की दीवारें हैं थोड़ी सी ब्यूटीफाई कर दी जाए, हमारी जो संस्कृति धरोहर के हिसाब से, और पूरी वॉल पेंटिंग बनाई जाती है ना, वॉल आर्ट की जाती है, तो उन सबको करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये जो परी प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? ललित कला अकादमी, साथ में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो ये दिल्ली के अंदर ब्यूटिफिकेशन करना पब्लिक स्पेसेस को, इसके लिए प्रोजेक्ट परी लाया गया है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ेंगे। 5.5 करोड़ ट्रीज, 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे मध्य प्रदेश में अंडर एक पेड़ मां के नाम कैंपेन, जो कि पीएम मोदी जी ने लॉन्च की थी। एक पेड़ मां के नाम कैंपेन कब लॉन्च की गई? लॉन्च्ड व्हेन, पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, तो कब लॉन्च की गई? जून में की गई थी, इतना मैं हिंट दे देती हूँ। सो एक पेड़ मां के नाम कैंपेन के तहत 5.5 करोड़ पेड़ मध्य प्रदेश के अंदर लगाए जाएंगे और 15 जुलाई तक ये कैंपेन चलेगी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है तब से काम चालू हो गया, यानी कि 6 जुलाई से काम चालू हो गया। इनकी एनिवर्सरी कब आती? बर्थ एनिवर्सरी 6 जुलाई। मध्य प्रदेश पहले भी इस तरह के काम कर चुका है, आई थिंक 2017 के अंदर या 19 के अंदर ऑलमोस्ट 1 करोड़ पेड़ या 2 करोड़ पेड़, मतलब काफ़ी सारे पेड़ इन्होंने पहले भी लगाए थे, है ना, एक ही दिन के अंदर 1 करोड़ ट्री इन अ डे। सो काफ़ी अचीवेबल है एमपी के लिए। चलिए अगली खबर आ रही है, ISI मार्क नाउ मैंडेटरी फॉर स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। किचन के अंदर जो हम बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम या स्टील के ही बर्तन काम में लिए जाते हैं आजकल, राइट। तो ISI का जो मार्क होता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं ये यूटेंसिल्स या नहीं कर रहे, उसका मार्क होना मैंडेटरी यानी कंपलसरी हो गया है। सो गवर्नमेंट ने ISI मार्क मैंडेटरी कर दिया है स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के लिए। और जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंडर में आता है, उन्होंने ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू कर दिया है कि भाई ऐसा करना अब जरूरी है। ISI मार्क कौन डेवलप करता है? ठप्पा कौन लगाता है? यानी कौन देता है क्वालिटी अश्योरेंस? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आ रही है, एवरी थर्ड इंडियन हैज फैटी लीवर। हर तीसरे व्यक्ति को, 2 व्यक्ति छोड़ दीजिए, मुझे भी छोड़ दीजिए, मेरा लीवर फैटी अभी तक तो नहीं है, हर तीसरे व्यक्ति को
क्या है, फैटी लीवर का इशू है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक एड्रेस के अंदर ये पॉइंट मेंशन किया। और क्या एड्रेस था, किससे रिलेटेड था, तो देखिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। इंडो फ्रेंच लिवर मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क कहां पे लॉन्च किया गया वो भी देखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस इन न्यू दिल्ली। तो ये इंस्टीट्यूट है ILBS न्यू दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे इस इनफ्लेमेन यानी इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क को लॉन्च किया गया। और इसी में बताया गया कि भाई भारत में फैटी लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है, और उससे आपको काफ़ी सारी और रिलेटेड डिजीज जैसे डायबिटिक होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डाइजेशन के अंदर भी। सो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है उसके बारे में चर्चा की गई। और ये जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, इसका एम क्या है कि लीवर की डिजीजेस को समझना और उसको कंट्रोल कर पाना, ताकि टाइप 2 टाइप की डिजीजेस या मेटाबॉलिक डिजीजेस नहीं हो, राइट। और इसमें इंडिया और फ्रेंच मिलकर के काम करेंगे। 11 फ्रेंच और 17 इंडियन डॉक्टर्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस इनिशिएटिव, राइट। चलिए आगे। द नो योर आर्मी प्रोग्राम बिगैन इन लेह लद्दाख के अंदर अभी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बिकॉज 26 जुलाई को आने वाला है कारगिल दिवस, और इस बार हम 25th एनिवर्सरी यानी रजत जयंती मनाएंगे कारगिल दिवस की। ओके, सो उससे पहले काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चली आ रही हैं, उसमें एक और एक्टिविटी एड ऑन हो गई, नो योर आर्मी प्रोग्राम, जिसके तहत जो यूथ है वो आर्मी ज्वाइन कराने के लिए उनको एनकरेज किया जा रहा है, प्लस आम जनता को बताया जाता है किस तरह से वेपन्स होते हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी टैक्टिक्स यूज़ करती है आर्मी। तो इस तरह का एक प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया जी, लेह के अंदर लॉन्च किया गया, लद्दाख में। अब आते हैं, थोड़ा बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बंधन बैंक ने रतन कुमार केश जी को अपॉइंट किया है इंतरिम MD एंड CEO के तौर पे। ओके, किनको अपॉइंट किया है, रतन कुमार केश, इंतरिम MD CEO। इंतरिम यानी जब तक कि प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं होता तब तक ये संभालेंगे। केश, बंधन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं उनका बड़ा प्यारा बंधन होता है अपने बालों से ना, तो बस याद रख लीजिए बंधन बैंक के अभी इंतरिम CEO केश यानी रतन कुमार केश जी हैं, और इनको 10 जुलाई से ये कार्यभार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फाउंडर एंड MD CEO हैं चंद्रशेखर घोष जी, जिन्होंने बंधन बैंक की नींव रखी यानी फाउंडर रहे और CEO रहे, वो रिटायर हो रहे हैं 9 जुलाई को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। LIC चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती जी को रीडिजाइन कर दिया है, यानी रीडेजिग्नेट कर दिया, नॉट डिजाइन, रीडेजिग्नेटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। MD CEO सिद्धार्थ मोहंती जी जो कि LIC के चेयरमैन हैं, अब MD CEO के तौर पे पोजीशन संभालेंगे। तो देखिए ये MD CEO और चेयरमैन के बीच में शफल होते रहते हैं, तो इनका जो अपॉइंटमेंट था इस चेयरपर्सन ऑफ LIC वो अप्रैल 2023 में आया था, फिर शेड्यूल हुआ था कि MD CEO की पोजीशन लेंगे, और अब ये 2025 तक MD CEO की पोजीशन करीब करीब 1 साल संभालने वाले हैं। सो अगली खबर अब आ रही है एक अवार्ड कैटेगरी से। तमिल राइटर हैं शिवशंकरी जी। कौन? शिवशंकरी जी, और जिनको सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है 2022 का। ठीक है, सो इनको सिलेक्ट किया गया है डॉक्टर C नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड के लिए। डॉक्टर C नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड किसको दिया जाएगा? शिवशंकरी जी को दिया जाएगा, 29 जुलाई को दिया जाएगा, और इसके अंदर इनको कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज, मोमेंटो एट्सेट्रा दिया जाना है बिकॉज ऑफ अ लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, लेखन की दुनिया में। ठीक है, ऑल राइट, ये एक न्यूज पहले आनी थी, बाद में आ गई, कोई बात नहीं, यहां देख लेते हैं। LIC लॉन्चेस प्रोजेक्ट जीवन समर्थ। LIC ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, नाम क्या है? जीवन समर्थ। और क्यों किया है? अपनी कस्टमर्स की इवॉल्विंग नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने जो एजेंट्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए। तो LIC के जो एजेंट्स हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, नए तरीकों से बातचीत करना सिखाया जाए, बिकॉज LIC थोड़े पुराने तौर तरीकों पर ही चली आ रही थी। सो इन्होंने पार्टनर किया है AT केरनी के साथ में, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। पूरा एजेंसी फ्रेमवर्क जो है बिल्कुल एंड टू एंड प्रोसेस जो है कि कैसे शुरू आपको कोई कांटेक्ट करे, आप उनको कांटेक्ट करो से लेकर के आप उनको अपना ग्राहक बनाओ या लास्ट की सेवाएं दो, तब तक पूरे प्रोसेस को रिवैम्प किया जाएगा। एजेंट्स को नए टूल्स, एडिशनल स्किल दी जाएंगी ताकि बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकें। सो जीवन समर्थ, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ और जीवन एसोसिएट करके याद रह जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो कि आता है हमारे, यहीं हमने कहीं लिखा होगा नीति आयोग के अंडर में, अभी देख लेंगे कहाँ लिखा है, नो प्रॉब्लम। सो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो कि नीति आयोग के अंडर में आता है, उसने
पार्टनर किया है ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ में और लॉन्च किया है सहर, एक न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग। सहर, सहर यानी मॉर्निंग होता है ना, शामो सहर, सहर यानी मॉर्निंग। सो विमेन जो है, विमेन के अंदर पर्टिकुलरली विमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है, काम करने का जज्बा होता है, लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत पीछे रहती हैं तो वो फिनेंशियल लिटरेसी की वजह से पीछे रहती हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इट्स जस्ट दैट उनको वो एक्सपोजर नहीं मिला हुआ होता है। फाइनेंसेस यूजुअली फीमेल के हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं बिजनेस के एंगल में। सो ये फिनेंशियल लिटरेसी लाने के लिए किस तरह से मार्केट वर्क करता है, किस तरह से आप फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सकते हो, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिबिल ने पार्टनर किया है और सहर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है, फिनेंशियल लिटरेसी कंटेंट और बिजनेस स्किल्स को और बढ़ावा देने के लिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स में, स्पेशली छोटे छोटे जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है जो कि नीति आयोग ने इंक्यूबेट किया था, यानी शुरू किया था, बनाया था 2018 में। एम क्या था? विमेन इन एंटरप्रेन्योर्स के इकोसिस्टम को बढ़ावा देना ताकि वो भी आगे आ सके। राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 5 जुलाई से 11 जुलाई तक ये चलेगा और KIIT यूनिवर्सिटी कैंपस भुवनेश्वर में। दिव्य कला मेला खास बात क्या है, जो दिव्यांग लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आर्टिजन्स होते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में डिसेबल्ड कहते हैं, सो उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें, उनके द्वारा जो भी उन्होंने अपने स्टार्टअप में बनाया है उसका यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आते हैं, इन कोलैबोरेशन विद NDFDC यानी नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मिलकर के ये पूरी एक एग्जीबिशन दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया है। दिव्य कला मेला एंड शक्ति, राइट, और KIIT यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर ओडिशा में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फिर हम चलते हैं थोड़ा इंटरनेशनल डोमेन में और सीधे पहुंचते हैं ईरान। ईरान जहां के लास्ट जो प्रेसिडेंट थे वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे, अगर आपको न्यूज़ ध्यान हो। अब नए प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिए गए हैं और नाम क्या है? पेजेश्कियन, पेजेश्कियन, मसूद पेजेश्कियन, मसूद पेजेश्कियन बने हैं ईरान के नए प्रेसिडेंट। ईरान जो देश आप यहां देख सकते हो, ये पूरा इस तरह से एक्स जैसा शेप का आता है, ये कुल्हाड़ी मारी जाती है ना, उस तरह की शेप का ईरान होता है। सो मसूद पेजेश्कियन मॉडरेट लीडर हैं, रिफॉर्मिस्ट की तरह देखे जा रहे हैं कि अब शायद ईरान के अंदर थोड़े रिफॉर्म वाला समय चालू होगा। और इनसे प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। ईरान की कैपिटल तेहरान है और सुप्रीम लीडर जो हैं, देखिए प्रेसिडेंट एक बात है और जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के वो हैं अली खमेनी, और ये एक मेजर इन्फ्लुएंस रखते हैं यहाँ के पॉलिटिकल डोमेन के अंदर। करेंसी ईरानियन रिया है। अब थोड़ा स्पेस डोमेन में देखते हैं कि जो इलॉन मस्क का SpaceX है वो एक मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी, पोलैरिस डॉन मिशन। क्या नाम है मिशन का? पोलैरिस डॉन मिशन। कौन सी कंपनी लेकर के आएगी? SpaceX लेकर के आएगी और पहला कमर्शियल स्पेस वॉक करवाने का एक टारगेट लेकर के ये चल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स। सो SpaceX का पोलैरिस डॉन मिशन एक्सपेक्टेड है कि ये लॉन्च हो जाएगा जुलाई के एंड तक, आते आते उससे पहले भी हो सकता है, और पहला कमर्शियल स्पेस वॉक करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। और एस्ट्रोनॉट को पिछले 50 सालों में धरती से इतना दूर नहीं ले जाया गया जितना ये ले जा करके करो स्पेस वॉक, चलो थोड़ा स्पेस के अंदर। उसके अलावा स्पेस के जो एटमॉस्फेयर है, स्पेस का जो भी रेडिएशंस है उसका इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखना, वहाँ से हम कम्युनिकेशन अर्थ से कैसे कर पा रहे हैं वो देखना, ये सारे चीज़ें मिला करके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट, अराउंड 38 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ये मिशन करना चाह रहा है। और फैल्कन 9 रॉकेट के ऊपर फ्लोरिडा से ये उड़ान भरेगा ये मिशन, और करीब 5 दिनों तक, अप टू 5 डेज ये स्पेस में लोगों को रखेगा। ठीक है जी, कमर्शियल यानी आम नागरिक, सिविलियंस इस मिशन में जाएंगे। फिर हम देखते हैं एक सैड डिमाइस। सो जॉन लैंडो जो कि एक ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म जैसे टाइटैनिक हो गई, जैसे एविटार हो गई, एविटार 1, एविटार 2, इनका प्रोडक्शन इनका जिम्मा था और इन्होंने मतलब काफ़ी पैसा बनाया है। एंड नाउ ही इज़ नो मोर एंड ही मेड टाइटैनिक, जो कि दुनिया भर की पहली फिल्म थी जिसने 1 बिलियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स को टच किया था। ठीक है जी, और ऑस्कर जीत चुके हैं अपनी इन मूवीज़ के लिए।
फिर हम आते हैं स्पोर्ट्स जगत पे। सो इंडियन रेसलर विनेश फोगाट, इन्होंने इंडिया को प्राउड करवाया है एक और बार। क्यों? क्योंकि गोल्ड मेडल लेके आई है 50 kg रेसलिंग के अंदर ग्रैंड प्री स्पेन में जो हो रहा था। ग्रैंड प्री स्पेन मैड्रिड के अंदर जो रेसलिंग चैंपियनशिप थी उसमें 50 kg कैटेगरी के अंदर, कौन सी kg कैटेगरी में खेलती हैं? 50 kg कैटेगरी में गोल्ड लेकर के ये आई हैं और 2 टाइम ओलंपियन रह चुकी हैं। जल्दी से आप मुझे बता देंगे ईयर एंड मेडल्स जो ये ओलंपिक में लेकर के आई हैं इंडिया के लिए रेसलिंग जगत में। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं। हमारा जो पेरिस ओलंपिक के लिए कंटिजेंट स्क्वाड जा रहा है पूरा, तो 28 मेंबर का एथलेटिक्स का स्क्वाड जा रहा है। कौन सा स्क्वाड? पूरा स्क्वाड हमारा 28 मेंबर्स का नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे स्पोर्ट्स में सिर्फ 28 लोग ही पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। नो, हमारा जो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने जो खिलाड़ी जा रहे हैं वो 28 खिलाड़ी जा रहे हैं और उनको लीड कौन करेंगे? देखो 28 मेंबर एथलेटिक्स स्क्वाड, कौन लीड करेंगे? नीरज चोपड़ा उनको लीड करेंगे। बाकी अब जब जैसे ओलंपिक स्टार्ट होंगे ओलंपिक्स की खबरें भर भर के आनी शुरू हो जाएंगी। फिर देखिएगा दुरंत कप या ड्यूरैंड कप, जैसे भी आप इसको पढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी में। सो ड्यूरैंड कप जो कि कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसका 133rd एडिशन 133वां संस्करण चालू होगा 27 जुलाई को। कब तक चलेगा? 31 अगस्त तक चलेगा और कुछ नए सिटीज भी ऐड किए गए हैं जहां पे इस बार ये टूर्नामेंट किया जाएगा, पूरी ट्रॉफी खेली जाएगी। जमशेदपुर, शिलोंग, कोलकाता एंड कोकराझार ये होस्ट करेंगे 133rd ड्यूरैंड कप। और फिनाले कहाँ होगा? वहीं विवेकानंद युवा क्रीड़ांगन, भारतीय क्रीड़ांगन कोलकाता के अंदर। ठीक है, 24 टीम्स 6 ग्रुप्स में डिवाइड होकर खेलेंगी। टोटल 43 मैचेस खेले जाएंगे और 133rd ड्यूरैंड कप है। कौन से साल में शुरुआत हुई थी ड्यूरैंड कप की? एक और क्वेश्चन पूछ लूं, बता दो। चलो आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं आपसे मैंने। लो आ गया फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री, जिसको देखते हैं हम हंसते हैं, लेकिन इस बार नहीं हंसेंगे। मैक्स वर्स्टैपेन नहीं जीते हैं क्योंकि इस बार हमें याद करना पड़ेगा। जॉर्ज रसल नया नाम आया ना? हाँ, जॉर्ज रसल जीते हैं F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2024। ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री कौन जीते थे? कार्लोस सेंस जीते थे। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री है जो कि जॉर्ज रसल जीते हैं। जॉर्ज रसल, इससे पहले चार्ल्स लेक्रेक मोनाको जीत चुके हैं, लैंडो नॉरिस मायामी जीत चुके हैं। इसके अलावा जो भी ग्रैंड प्री इस सीजन में हुए हैं सब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं। ठीक है, सो ये आज की जितनी भी प्रमुख खबरें थी आपके सामने मैंने पेश कर दी हैं। अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। आंसर करने के लिए रेडी हैं? चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर कीजिए। हु वन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री? हो, ये तो बिल्कुल अभी अभी ताजा क्वेश्चन हो गया, ताजा क्वेश्चन मिला है। आंसर करो। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2024 किसने जीता? जॉर्ज रसल जी ने जीता है। ठीक है। ऑन विच डे ऑफ हिंदू कैलेंडर डज आषाढ़ी बीज द कच्छी न्यू ईयर फॉल? आषाढ़ी बीज कौन सी तिथि को मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? बताओ कौन सा दिन है? पहले तो देखो आषाढ़ मन चारों में आ रहा है। शुक्ल पक्ष था तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। शुक्ल पक्ष पहला दिन नहीं था, दूसरा दिन था, तो डी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोलारिस डॉन मिशन? पोलारिस डॉन मिशन स्पेसएक्स कंपनी का, याद आया कुछ? क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? लूनर बेस बनाना है, चांद पे रहना है, सैटेलाइट लॉन्च करनी है, मार्स पे जाना है? नहीं भैया, हमको कमर्शियल स्पेस वॉक करवाना है लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशंस आर एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट परी? परी हूं मैं, ये जो परी था दिल्ली वाला है ना जो अब लॉन्च किया जा रहा है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या करना है? क्या हमको ड्रामा वगैरह का कुछ करना है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लॉन्च किया? सॉरी, क्वेश्चन ये है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेशनल ड्रामा स्कूल। एजुकेशन तो कहीं नहीं थी, ललित कला अकादमी थी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट थी, बिल्कुल थी। ये दोनों नहीं थे, बी आंसर हो जाएगा। उसके पोस्टर पे देखो बड़ा प्यारी सी मॉडर्न आर्ट बनी हुई थी ना, बस। देन ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इन विच वेट कैटेगरी डिड विनेश फोगाट विन गोल्ड मेडल इन ग्रैंड प्री स्पेन इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल रेसलिंग चैंपियनशिप? वेट कैटेगरी पूछी है आपसे। ठीक है जी, ये आज का सेशन खत्म हो जाता है और जल्दी ही मिलेंगे कल। आज आपका हो सकता है मैं 6 मंथली करंट अफेयर लेकर के आऊँ एक शाम में। अभी मैं उसका अनाउंसमेंट नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ लिटिल डाइसी। अगर मैं लेके आ पाई तो मैं डेफिनेटली लेकर के आऊँगी। और आपका जो वीकली करंट अफेयर सेशन रुका हुआ है वो कल आएगा। ठीक है जी, तो पढ़िए तब तक, जब तक कोई भी नया सेशन नहीं आता। पुराने काफ़ी सारे सेशंस पढ़े हैं, पुरानी प्लेलिस्ट खोल के देखिए, बहुमूल्य खजाना आपको वीडियोस का मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। जिनके भी एग्जाम चल रहे हैं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। डू लेट अस नो हाउ योर एग्जामिनेशंस आर गोइंग। और जिनके अपकमिंग है, अच्छे से मन लगा के तैयारी कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। जिस दिन इतना पढ़ सकते हो पढ़िए, जिस दिन पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ भी पढ़ने की तो भी इतना पढ़ने की कोशिश कीजिए, पर थोड़ा सा आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।